আড্ডা আর্ট আর্টিস্ট আড্ডা টক শোতে সকলকে স্বাগত। আজকে আমাদের সাথে রয়েছে আত্রি চেতন। আত্রি চেতনকে প্রিন্ট মেকিং জগতে আমরা সবাই চিনি। আত্রি চেতন বর্তমান প্রিন্ট মেকিং জগতে একটা পরিচিত নাম। তো ওর সম্বন্ধে যেটা বেশি কিছু বলার নেই, ওর পড়াশোনার জার্নিটা একটু বলে দিই ছোট করে। বালাসোর ওড়িশা আর্ট কলেজ থেকে ওর ব্যাচেলার্স প্রিন্ট মেকিং এ, তারপর কলা ভবন শান্তিনিকেতন থেকে ওর মাস্টার্স। তো ওর জার্নির যে সমস্ত দিকগুলো সেগুলো আমরা ওর থেকে সরাসরি জেনে নেব। তো আচ্ছা, তুমি যদি প্রবলেম হয় তুমি হিন্দিতেও বলতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই। না আমি আমি তুমি তোমার বাংলা জার্নিটা আমাদের একটু শেয়ার করো। আচ্ছা হ্যাঁ আমি হ্যাঁ হ্যাঁ, বাংলা তুমি তোমার যেটা ঠিক আছে। সুবিধা সেটা আমি বলো। মিক্স করে বলবো কেন আমার হ্যাঁ অনেক হ্যাঁ। বন্ধু আছে যে বাংলা বুঝতে পারে, তো একটু হিন্দি इंग्लिश बांग्ला मिशिए करबो। तो ওকে। अगर जर्नी के बारे में मैं बोलूँ तो मेरी जर्नी अच्छी रही है, लाइक कोई स्ट्रगल नहीं रहा है, ज्यादा सपोर्टिव रहे, फैमिली फ्रेंड्स फैमिली जो भी था सब लोग सपोर्टिव रहे, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे लोग आर्टिस्ट हैं। तो उस वजह से আচ্ছা। मेरा जो आर्ट के लिए एक इंटरेस्ट था वो कहीं से आया नहीं है, वो फैमिली के थ्रू ही है। वो इनबिल्ट है, बोल सकते हैं इनबिल्ट इंटरेस्ट है वो। बस उसको पॉलिश करते गया जैसे जैसे कॉलेज ज्वाइन किया फिर। तो जैसे सब कॉलेज स्कूल लेवल में क्या होता है कि सबको पता नहीं होता है क्या करना है, बट बचपन से मेरे पास था वो एक ट्रैक था एटलीस्ट कि कुछ नहीं तो फाइन आर्टिस्ट तो है ही। तो वो चीज ने मेरे आर्ट फील्ड को काफी सपोर्ट किया। और फिर फादर फादर खुद एक आर्टिस्ट है, मदर एक डांसर है। तो म्यूजिक और आर्ट मेरे साथ एक पैरेलल में चला है हमेशा। तो बस नहीं, अभी फिलहाल इतना ही जर्नी। उसके बाद मास बैचलर्स, हाँ स्कूल लेवल पे टाइम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना आर्ट को ज्यादा प्रेफर मतलब प्रेशर नहीं देता है आर्ट पे। उनके लिए एक वो एक्स्ट्रा क्लास जैसा होता है। तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया था मेरे को बीच में, लाइक 8th to 11th के जो टाइम पीरियड था, 8th से लेके 11th तक का। उस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन रहती है लाइफ में कि क्या करेंगे। कोई फ्रेंड डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो वो टाइम पे थोड़ा मेरा ऑफ ट्रैक गया था कुछ टाइम के लिए। बट फिर धीरे धीरे वो 11th 12th में आते आते वो वापस उसी ट्रैक पे आता है। सो वो जर्नी तो अच्छी रही। उसके बाद बालासोर आया, कॉलेज में ज्वाइन किया। तो उसके बाद आगे मैं बताऊं या आप और कुछ क्वेश्चंस पूछोगे इसके मैटर? नहीं, तुम बताओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ओके ठीक है। तो बालासोर मेरा ऐसे, मुझे एक्चुअल में मेरा लॉजिक ये था कि मुझे घर से दूर जाना था, क्योंकि मेरे फादर भी बहुत ट्रैवल करते थे। तो उन्होंने एक चीज समझाया कि व्हेन यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट कल्चर और एज एन आर्टिस्ट তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে কি তোমাকে পুরো ইন্ডিয়া দেখার উচিত আছে। তখন তুমি তুমি যে কালচার থেকে আছো অপোजिट कल्चर তোমাকে अंडरस्टैंड করতে খুব সুবিধা হবে। तो उसीलिए मेरे को उन्होंने बोला कि नहीं तुम बाहर जाओ, स्टडी बाहर जाके पढ़ो, अपने सिटी से जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाओ। तो मैंने बाकी बहुत सारे कॉलेजेस ट्राई किए, जे ट्राई किया, शांति निकेतन भी ट्राई किया, और आई थिंक दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट भी ट्राई किया था। और बालासोर मेरा एक, मेरे फादर भी आर्टिस्ट है तो उनके फ्रेंड्स में कोई थे जिनका ब्रदर उस कॉलेज में था। तो उसने उनके थ्रू कनेक्शन हुआ तो मैं वहां चला गया। और फिर मास्टर्स वही बैचलर्स किया वहां से, और फिर मास्टर्स शांति निकेतन से स्टार्ट किया। बालासोर में मेरा काम के बारे में अभी बात करूं या बाद में? बोल सकते हो, कंटिन्यूस, कोई दिक्कत नहीं। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बालासोर में जाने के बाद, बालासोर एक छोटा कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज नहीं, बहुत छोटा सा कॉलेज है, लेकिन उसका बेसिक एजुकेशन जिसको बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट पे जो होता है एज अ स्टार्टिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे वो चीज बहुत स्ट्रिक्टली सिखाते हैं। स्टडी बेस है, ज्यादा प्रैक्टिस बेस है, ज्यादा डिस्कशन नहीं, ज्यादा बातें नहीं, काम करो काम करो काम करो, बस यही है। तो ये एक मुझे वहां पे सपोर्ट किया उस चीज ने। और मेरे अंदर वो हैबिट थी काम करने की, क्योंकि मेरे फादर को मैं रोज देखता था काम करने। वो इंसान जॉब जाता है, जॉब से वापस आके रात में बैठ के ड्राइंग करता है। तो वो एक जो कंटिन्यूटी थी वो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं आ गई। तो उसके थ्रू मैं कनेक्ट हुआ, और बालासोर ने मुझे उस चीज को सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे सारे टीचर्स सिर्फ काम करते थे। मैं बोलूँ काम करते थे, ज्यादा बातें नहीं। काम करो, समझो, कुछ प्रॉब्लम है तब उनके पास जाओ, पूछो। लेकिन बिना ट्राई किए उनके पास जाना हमारे कॉलेज में अलाउड नहीं था। गलत कर दो, काम खराब होता है, हो जाने दो, पर उसके बाद आओ, ताकि तुम्हारे पास एक रीजन रहे, अच्छा यहाँ पे मेरा काम गलत हुआ था। तो वो चीज मेरे को काफी इम्पैक्ट रहा उस कॉलेज में। और बालासोर जब प्रिंट मेकिंग मेरी लाइफ में लाइक सडनली आया, मतलब मैं जैसे सब लोग, जब कोई भी फाइन आर्ट कॉलेज आप ज्वाइन करते हो तो बेसिक क्या, स्कल्पचर, पेंटिंग और अप्लाइड आर्ट, ये तीन हर इंसान को पता होता है। मुझे थोड़ा ज्यादा पता था, सिरेमिक भी पता था क्योंकि फैमिली की वजह से। तो बट प्रिंट मेकिंग मेरा लेने का प्लान नहीं था एज सच में बोलूँ तो वही पेंटिंग जो सबका होता है। तो फिर मैं पेंटिंग के लिए फॉर्म फिलअप किया, सबमिट किया।
फिर मैं उसके बाद मैं शाम को थोड़ी देर बैठा, फादर से बात करी घर पे। उन्होंने कहा देख पेंटिंग ऐसा है कि तू प्रैक्टिस करेगा तो सीखेगा, और साथ में कर सकता है। बट प्रिंट मेकिंग ऐसी चीज है जिसके लिए तुझे फुल फ्लेश स्टूडियो चाहिए, और एक ऐसा कोई टीचर चाहिए जिसका उसमें नॉलेज हो। तुझे ट्रेनिंग चाहिए प्रिंट मेकिंग के लिए बेसिकली, क्योंकि वो टेक्निकल चीज है। तो फिर मैंने चेंज किया, मैं गया फॉर्म, नेक्स्ट डे नया फॉर्म भरा, उन्हें रिक्वेस्ट करी, फिर मैं प्रिंट मेकिंग, क्योंकि प्रिंट मेकिंग मेरे ओवरऑल फॉर्म में कहीं पे भी नहीं था। पेंटिंग था, स्कल्पचर था, और लास्ट में अप्लाइड आर्ट था। तो ऐसे प्रिंट मेकिंग आया मेरे लाइफ में। और फिर वो उसके आने के बाद, और मेरा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में हम लोग को हमारे प्रोफेसर, लाइक फाउंडेशन में क्या होता है, एक एक वीक का एक एक सब्जेक्ट होता है। एक वीक आप स्कल्पचर में गए, फिर एक वीक, तो सेम वैसा ही मेरे को प्रिंट मेकिंग का एक वीक था हम लोग के पास। एक वीक नहीं, आई थिंक एक मंथ था। तो उसमें हमारा प्रोफेसर हम लोग को वर्क्स दिखाता था। मेरे प्रोफेसर संगीत सामंत राय हैं वहाँ पे। तो उनकी एक बहुत हैबिट है कि उनकी बहुत अच्छी, वो आर्ट वर्क्स की फोटोज कलेक्ट करते हैं। उनके पास हर आर्टिस्ट के जितने वो फोटोज कलेक्ट कर पाते करते हैं, और उसको कंपाइल करके एक एल्बम बनाते हैं। और जब कोई स्टूडेंट आता है उसको एक एल्बम देते हैं कि गो थ्रू इट, उसको देखो बुझो कि इंटरेस्ट लाग छोटा देखो। तो वो उसमें मैंने पहली बार हरेन दास का काम देखा था। हाँ, तो उस वो काम देखने के बाद से मेरा वो मुझे क्लिक होता है ना, बोलते किक लगी मुझे। तो फिर वहां से मैंने वो प्रिंट मेकिंग की तरफ मेरा और इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि जब आप प्रिंट मेकिंग ज्वाइन करते हो फाउंडेशन में, तो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो लोगों को प्रिंट मेकिंग मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा एक वो सेट है। पर जब आप पढ़ना शुरू करते हो, उसमें बहुत सारे एक्सप्लोरेशन है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हरेन दास का काम देखने के बाद मेरा वो चीज चेंज हो गया कि नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट तो हमें फर्स्ट लेवल है समझाने का, बट उसके अलावा और भी है। तो हरेन दास का काम देखने के बाद मैं इंस्पायर हुआ। और उनका काम, और जिस जगह पे मेरा कॉलेज है, बहुत विलेज वाला एरिया है। वो सिटी है लेकिन वो छोटी सी सिटी है, विलेज है, पूरा ग्रीनरी है हर जगह। तो वो बहुत सपोर्टिव रहा। हरेन दास का काम का भी वही नेचर है, विलेज लाइफ से ज्यादा इंस्पायर्ड होकर काम करते हैं। उनका काम है वो दिखता है। तो वो कॉलेज का एटमॉस्फेयर और वो उनका काम, वो दोनों कोलैब हो गया, तो जुड़ गया कहीं पे। और वो कैसे जुड़ा उसका कोई प्रोसेस नहीं है, उसका कोई डेटा नहीं है मेरे पास, बस वो जुड़ गया, कनेक्ट हो गया। और फिर वही करता रहा। और वहां पे साइकिल, जो मेरे काम में ज्यादातर लोग पहले देखते थे, साइकिल बहुत थी। मैंने 6 साल आई थिंक साइकिल ही ज्यादा बनाया है, बैचलर्स से लेके मास्टर्स तक। तो वो टाइम पे उधर मेरे कॉलेज का एक रूल था कि आप जब तक स्टूडेंट हो, कोई बाइक अलाउड नहीं है। बाइक आप ला ही नहीं सकते, स्कूटी बाइक कुछ नहीं, सिर्फ साइकिल। चाहे आप मास्टर्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फर्स्ट ईयर के, आप सबके पास साइकिल होनी चाहिए। तो वो साइकिल वहां से स्टार्ट हुई लाइफ में। और वो कनेक्ट होते वो 4 सालों तक दिन भर वही थी। आउटडोर जा रहे हैं साइकिल से, पार्टी में कहीं कहीं घूमने जा रहे हैं, उसी से जा रहे हैं। तो वो सब फिर वो काम में आता गया। और फिर सेम जब शांति निकेतन मास्टर्स के लिए गया, तो उसका भी सेम शांति निकेतन मतलब फुल साइकिल, उधर तो लोग साइकिल प्रेफर करते हैं। तो वहां पे जाने के बाद उस चीज को और पुश मिल गया, थोड़ा और सपोर्ट हो गया कि नहीं ये तो बढ़िया है। और सेम काम भी वैसा ही था। शांति निकेतन में फुल एनवायरनमेंट, ग्रीनरी, नेचुरल एनवायरनमेंट से पूरा सेट है, तो उधर से और सपोर्ट हो गया। तो वो करते करते 6 साल निकल गए। तो अभी जब से मैं लाइक इससे पहले मैं तमिलनाडु में था, जब लाइक अभी तो फिलहाल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बैंगलोर में। पर उससे पहले मैं 3 महीने तमिलनाडु में भी जॉब किया है। तो वहां पे मैंने काम नहीं किया, सच बोलूंगा, क्योंकि वो नया जब आप जॉब पे ज्वाइन करते हो, और वहाँ का लैंग्वेज समझना, वहाँ का कल्चर समझने में इतना हो गया कि मैंने वहाँ काम नहीं किया। तो वो 3 महीने का जो गैप था, उसने मुझे थोड़ा परेशान किया था। फिर किस्मत से यहाँ पे जॉब लग गई आर्किटेक्चर कॉलेज में। और मेरा आर्किटेक्चर में पहले से इंटरेस्ट था, बट वो कभी सामने नहीं आया था, क्योंकि इन्वायरमेंट और साइकिल ज्यादा ओवर पावरिंग हो रहा था मेरी लाइफ। क्योंकि शांति निकेतन में भी आर्किटेक्चर है, बट ज्यादा, मैं बोलूँ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। मतलब जब आप किसी सिटीज में जाते हो, कोलकाता सिटी में हो, तो एक मॉडर्न बिल्डिंग भी दिखती है आपको, और उसी के साथ एक पुरानी हिस्टोरिक ब्रिटिशर्स की बनाई हुई बिल्डिंग भी दिखती है। पर शांति निकेतन पूरा एक इंडियन कल्चर है उधर। तो उधर मेरा आर्किटेक्चर वाला पार्ट ज्यादा बाहर नहीं आ पाया, वो उधर ठीक था, ऐसे ही था। मुझे याद है मास्टर्स के बाद আমি একটা রেসিডেন্সি গিয়েছিলাম, জয়পুরে জওয়াহর কলা কেন্দ্রে। তো ওখানে আমি চিনি, মানে আমি ওই আর্কিটেক্ট যে ছিলেন চার্লস কোরিয়া, ওনার জন্য আমি জানি, মানে পড়েছিলাম কোথাও। আর ওনার কাজ আমাকে ভালো লাগে, কেন ও লাইট एंड शेड নিয়ে खूब प्ले करे ওনার बिल्डिंग है। तो वो जो बिल्डिंग में उनका लाइट एंड शेड का प्ले था ना, वो मुझे कहीं ना कहीं मेरे काम के साथ वो कनेक्ट हुआ, क्योंकि मैं लाइट एंड शेड के साथ प्ले करता हूँ बहुत।
और वो पूरे बिल्डिंग के साथ ऐसा डिजाइन करते थे जो लाइट एंड शेडो का प्ले होता था। तो उस रेसिडेंसी के टाइम पे मेरा थोड़ा एक आर्किटेक्चर की तरफ मुझे लगा नहीं, मेरा इसमें भी इंटरेस्ट है। फिर आर्किटेक्चर कॉलेज ज्वाइन करने के बाद वो चीज इंटरेस्ट अभी अलग लेवल पे चल रही है, वो डेवलप हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मुझे खुद उनके लिए पढ़ना पड़ा थोड़ा, क्योंकि उनको पढ़ाने जा रहा हूं मैं। भले मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरी टर्मोलॉजी इज डिफरेंट है एज एन आर्टिस्ट, और जब मैं किसी आर्किटेक्चर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा उनकी टर्मोलॉजीज आनी चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं, तो वो सब। तो उनके चक्कर में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो वो काम करते करते उनके जैसा थोड़ा ड्राइंग किया, स्केचेस किया, उनको इंस्पायर करने के लिए कि नहीं देखो, एज एन आर्टिस्ट मैं भी तुम्हारे जैसा ही ड्राइंग करता हूँ, पर्सपेक्टिव करता हूँ। तो वो सब करने के चक्कर में करते 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 अभी वो फिर वो काम में ही आ गया, इंडल्ज हो गया वो मेरे काम में, और साइकिल कहीं दूर चला गया। अभी भी करता हूँ काम, लेकिन जब कोई स्पेशल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है या जहाँ पे लोग चाहते हैं कि मेरा वो वाला काम देखना, तब मैं वो काम करता हूँ। नहीं तो अभी वो काम ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, क्योंकि बैंगलोर में साइकिल देखना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे साइकिल दिखती ही नहीं है, सिर्फ बाइक्स है, बिल्डिंग्स है, खिड़की खोलने पे सिर्फ दीवारें ही दिखती हैं पूरी तरह। तो वो मेरा सीरीज तब यहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी जो मैं रिसेंटली कर रहा हूँ ज्यादातर। बस यही है, अभी जर्नी इतनी है फिलहाल तो ज्यादा कुछ किया नहीं है। उम्र भी तो छोटा ही है, ज्यादा तो उम्र हाँ। हुआ भी नहीं, তুমি बहुत हाँ। कुछ कर दो। আচ্ছা আমি একটু বাংলায় বলছি কারণ আমাদের हाँ तुम, viewers অনেক हाँ ठीक বাংলায় है, আছে। हाँ हाँ बांग्ला बोलो। ওকে, আচ্ছা তোমার যেটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন ছিল যে এই যে তুমি একটা বললে যে সাইকেল নিয়ে যে জার্নি তুমি একটা শুরু করেছো, যে সাইকেল থেকে মানে সবসময় সাইকেলের সাথে একসাথে থাকতে থাকতে তোমার কাছের মধ্যে সাইকেলটা এসছে। তো সাইকেলের সাথে তুমি নিজের বা নিজের আশেপাশে যে গল্পগুলো তৈরি করেছো, প্রতিটা ছবির একটা মোটামুটি একটা গল্প আছে, যে আমরা কি দেখাতে চাইছি, তো সেটাকে সাইকেলের সাথে কিভাবে পাঞ্চ করেছো সেটা যদি একটু বলো। ও আচ্ছা, তো আমার কাজে মানে আমি ফিগারেটিভ ড্রয়িং করতে ভালো লাগে না আমার, ক্লিয়ার মানে আমি আমি স্কেচ স্কেচ যা আছে ওটা করবো, লেকিন আমি কাজের ওটা কখনো আনবো না। আমার ওটা মাইন্ডসেট একটা হয়ে গেছে, ওটা রিজিড মাইন্ডসেট আছে, লেকিন ঠিক আছে। তো আমি সাইকেলকে অ্যাজ আ মেটাফর ইউজ করি, হিউম্যান নেচার বা হিউম্যান বিহেভিয়ার। তো আচ্ছা, তো আমি কি ছবিগুলো দেখাবো? হ্যাঁ চলবে, ভালো। কাজের ওকে, হ্যাঁ। ओह, ये काम अभी रिसेंट का है मेरा, बहुत 2019 का, या आई थिंक या 19 के आसपास का है। वो एलजीबीटी का जब लॉ पास हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, वो लॉ का नाम मुझे नहीं पता। तो ये काम है वही ब्रोमांस के ऊपर है, उसका टाइटल है ब्रोमांस। तो उसी के ऊपर है, जब जिसमें सेम जेंडर के लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, वो एक लॉ पास होता है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो उसके ऊपर ये काम किया था, इसीलिए दोनों मेल साइकिल्स बनाई है। ज्यादातर ऐसे ये साइकिल मेल यूज करते हैं, फीमेल साइकिल्स में आगे बास्केट होता है, उसका डिजाइन चेंज होता है थोड़ा। तो ये मैंने उसके उसके लेके किया था। मेरे काम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कभी मैं काम से पहले नहीं होता है। जब मैं ड्राइंग करना शुरू करता हूँ तो वो कहीं से कनेक्ट होता है। मेरे काम में वैसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैं बात करूं उस पर, मतलब स्पेसिफिक, बट एक स्टोरी होती है, एक स्टोरी होती है मेरे काम का। वो स्टोरी, जैसे मेरे साथ कोई इंसिडेंट 6 महीने 6 मंथ्स पहले हुआ होगा, बट उसका मुझे अगर आज याद आया है तो मेरा काम उसके हिसाब से चेंज हो जाता है, तो मैं उस दिन वो काम करता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई नहीं है कि आज देखा या सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मेरा ऐसा कोई काम का वो रिलेशन नहीं होता। जब जो मन किया उसके हिसाब से कर दिया था। तो ये उसी पे था। ये वुडकट है मेरा, और ये ग्रे स्केल अभी मैं थोड़ा ज्यादा मतलब पहले मैंने कॉलेज के टाइम में बहुत वुडकट में बहुत कलर लिए हैं, 20 कलर 22 कलर 25 कलर तक लिया है, लेकिन अभी थोड़ा कम कलर में और थोड़ा ग्रे स्केल में थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए ये काम किया था उस टाइम। हाँ, ये मेरा सबसे ज्यादा फेमस काम है, लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये एक्चुअल में इसका नाम है ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन करके, ऐसा इसका नाम है। ये काम एक्चुअल में मैंने अमृतसर में, हाँ मैजिकल रिफ्लेक्शन, तो ये काम मैंने किया था अमृतसर में। हम लोग वी वेंट फॉर एन आर्ट एग्जीबिशन। अननोन्स आर्ट ग्रुप मेरा एक आर्ट ग्रुप है जिसको मैं चलाता हूँ, तो उसके नाम पे उसका सेकंड शो था। तो एक्चुअल में ये साइकिल जो है वो लड़की है, तो हम सब लोग सारे लड़के हम लोग, ये इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के बाहर का है, तो वहाँ पे हम सब लोग बाहर खड़े थे इंडियन एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के। तो एक लड़की आ रही थी उधर से, तो वो रिफ्लेक्शन उसका जो साइकिल वो था पानी में, वो मैंने एक ऐसा मेरे को फोटो था याद था, तो उसके हिसाब से मैंने वो प्लेसमेंट करके वो ड्राइंग कंपोजिशन करके कर दिया, इसलिए वो मैजिकल रिफ्लेक्शन नाम रखा है। अच्छा, इसमें तो बहुत सारा कलर तुम यूज किए हो, इसके बारे में हम बाद में आते हैं।
ठीक है। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, ये मेरे 3-4 काम की सीरीज है, लेइंग टुगेदर करके सीरीज है। ये सब वुडकट है, ये 3 फुट बाय 2 फुट का ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल वुडकट है। और रिलीफ प्रिंटिंग प्रोसेस है, ये सब तो मैं बाद में बता सकता हूँ। तो ये काम में लेइंग टुगेदर का मेरा तीसरा काम है, ये सीरीज है एक। तो ये एक्चुअल में क्या है, मेरे फ्रेंड्स लोग जब मैं कॉलेज में था तो वो लोग आर्टिस्ट लोग हैं, पीते वीते तो है ही, तो वो लोग पीते थे और वो लोग हरकतें करते थे पीने के बाद। तो लेकिन मेरे 3 दोस्त थे जो एक साथ ही पीते थे बैठ के और एक साथ ही हरकत करते थे, उनकी हरकतें भी सेम होती थी। तो वो जो सीक्वेंस था ना उनके हरकत का, तो वो कहीं भी लेट जाते थे, लेकिन लेटेंगे तो तीनों लेटेंगे, हल्ला करेंगे, शोर मचाएंगे तो तीनों शोर मचाएंगे। तो वो कनेक्टिविटी जो थी वो मैंने इस काम में ट्राई करा लाने का। तो इसीलिए वो वो सारी साइकिल है एक जैसे है, एक एंगल पे है, लाइट शेड भी वैसा है। तो वहां से ये लेइंग टुगेदर वाला, क्योंकि वो कहीं भी लेट जाते थे पीने के बाद, वो बवाल करते थे और कहीं भी लेट जाते थे। तो वो इंसिडेंट मैंने फिर इस पे किया। हाँ, ये काम एक्चुअल में पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन ये एक वर्कशॉप का काम है। कुरुक्षेत्र में कलाउदय आर्ट सोसाइटी एक वर्कशॉप कराती है, उसमें मैंने किया था। तो एक्चुअल में काम मैंने थोड़ा आलस में किया है, इसलिए मैंने वो पूरा पार्ट ब्लैक छोड़ा है ताकि एक बार लास्ट में काम खत्म हो जाए जल्दी से। कटिंग कम है उसमें। वर्कशॉप में क्या होता है, आपका काम अच्छा दिखना चाहिए, आपका आउटकम जो आना चाहिए वो विजुअली अच्छा दिखना चाहिए, आपका क्वालिटी शो होना चाहिए। तो उसमें आप पूरे टाइम काम नहीं कर सकते ना। वर्कशॉप का मतलब क्या है, आप लोगों से इंटरेक्ट करो, बैठो, उनसे बातें करो और साथ में काम करो। पर अगर आप सिर्फ काम ही कर रहे हो तो इससे अच्छा आप अपने स्टूडियो में कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा आलस में किया था मैंने काम, इसलिए वो पूरा पोर्शन साइड में छोड़ दिया। और ये काम में, ये पीपिंग नाम है इसका, जो लोग दूसरों की लाइफ में झांकते हैं ना, उनके ऊपर काम है। तो शांति निकेतन में ये हैबिट बहुत ज्यादा है। कुछ लोग होंगे शांति निकेतन जो नाराज होंगे, पर ये है, उधर लोगों को लाइफ में झांकने की आदत है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अरे तुमको क्या मतलब। तो उसी के लिए मैंने वो पीपिंग किया है, पीपिंग था नाम इसका। इसीलिए वो जो साइकिल का वो जो फ्रेम है वो मैंने इसके लिए बहुत ब्राइट दिखाया है, वो फोकस करता है आपको। तो उसका मतलब ये कि आप जब कोई आपके ऊपर नजर रखता है तो वो आप उसके लिए एक फ्रेम जैसे हो जाते हो, वो आपको उसने ही फ्रेम में ही हर बार ढूंढता है। तो उस पर मैंने काम किया था। और इसीलिए वो डार्क पोर्शन इसीलिए रखा है कि जो आपको देख रहा है ना, उसकी लाइफ खुद अंधेरे में, इसलिए वो आपको देख रहा है, घूर आपके पीछे लगा हुआ है। तो ये शांति निकेतन में एक छोटी सी हैबिट थी, पता नहीं कितने लोग मानते, पर मैं तो देखा है। तो इस पे इसलिए मैंने कर दिया था ये काम। ओके, चलो ये वाला काम मुझे बहुत हाँ, ये एक्चुअली मेरा भी फेवरेट काम है। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव करके काम है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें एक्चुअल में क्या है कि ये मैं शांति निकेतन में किया था जब मैं मास्टर सेकेंड ईयर में आया था, मतलब फाइनल ईयर में। तो उस टाइम जब आप मास्टर्स फाइनल ईयर में आते हो ना, आपको पता है कि आप पास आउट होने के बाद आपकी लाइफ क्या होगी, आपको कुछ क्लू नहीं है। आप आर्टिस्ट तो आप बन गए, उसके बाद अभी क्या है पास आउट होने के बाद। तो वो जो कंफ्यूजन थी माइंड में, तो वो तो और ये दूसरा एक क्या है कि जब आपकी लाइफ में कोई डिसीजन आपको लेना होता है, किसी भी इंसान को, उसकी लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव उस डिसीजन के लिए दोनों थॉट्स बराबर आते हैं, चाहे कोई सा भी डिसीजन हो। लेकिन क्या होता है, हमेशा यूजुअली जो नेगेटिव थॉट है बहुत क्लियर होता है। इसलिए वो जो ग्रे पार्ट है वो मैंने नेगेटिव दिखाया, इसलिए वो उसमें हर चीज की डिटेल है, हर चीज शार्प है, क्लियर दिख रही है। बट वेरे जो पॉजिटिव पार्ट है वो एक उसमें रहता है कि हाँ शायद अच्छा हो सकता है। बट नेगेटिविटी हमेशा आपको क्लियर दिखाई देती है, ये पता है कि ये गड़बड़ होने वाला है अगर मैंने ऐसा किया। तो उस पर मैंने काम किया था। इसलिए वो जो पॉजिटिव पार्ट है येलो वाला, वो एक आपको शेप तो देता है लेकिन उसमें क्लियरिटी नहीं है। तो इसलिए मैंने वो काम किया था। আচ্ছা, তো তোমাকে আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করার আছে কি তখন আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম না, তুমি যে এই যে এত কালার উডকাটে নিয়েছো, প্রথম যেটা তোমার কাছে আমার কোয়েশ্চেন যে এই ধরো না এত কালার যখন আমরা নেব, মানে ধরো এই যে তুমি যে বললে যে 20টা 22টা এরকম অনেক অনেক কালার নিয়ে, তো সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন কত একটা প্রবলেম অনেকেরই আমরা ফেস করি। আমরা অনেক রকম ট্রাই করি কি পিন দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করার, অনেকে জাপানিজ স্টাইলে আমরা রেজিস্ট্রেশন করবার চেষ্টা করি, কি লাইন মেইনটেইন করে। হ্যাঁ, কোনটাকে প্রেফার করছো? আমি যখন ব্যাচেলার্সে ছিলাম তখন একটা সিম্পল প্রসেস হয়, প্লেটটাকে উল্টা করে রাখতে হবে প্রিন্টের উপরে। তো ওটা ছোট কাজের জন্য খুব ভালো। আর যদি তুমি वुड মানে सॉरी अगर तुम वुड में काम कर रहे हो तो वो
प्रोसेस अच्छा है, प्लेट को उल्टा किया, इंक रोल करके प्रिंट पे रख दिया। बट जब जब आप बड़े साइज का काम करते हो या एमडीएफ पे काम करते हो, बड़े साइज का काम करते हो, प्लाई पे करते हो, तो वो प्रोसेस आसान नहीं है, वो इलॉजिकल है एक्चुअल में, वो प्रोसेस करनी नहीं चाहिए। तो पिन रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस अच्छा है, बस उसमें क्या है कि जो मैं फॉलो करता हूँ कि पिन रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका पेशेंस मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इतना कटिंग करने के बाद पेशेंस नहीं रहता है। बट वो जब आपने इतना काम इतने लंबे तक अच्छा किया है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की वजह से आपका पेशेंस चला जाता है। आप सोचते हो अरे ये तो इजीली रख सकते हैं, फटाक से पिन रख देंगे, प्रिंट आ जाएगा। नहीं, और एक भी प्रॉब्लम होता है कि जब ये आर्टूस का जो प्रिंट एक्सचेंज हुआ था, हाँ तुम भी पार्टिसिपेट किए थे हाँ उसमें। हाँ हाँ तो वो हाँ, तो उसमें क्या रहता है कि 20 तो एडिशन चाहिए। हाँ हाँ तो हाँ उस वक्त क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम वो पिन जो हम लोग वहाँ पर लगाते हैं, कभी कभी लास्ट एडिशन के टाइम मतलब 15 हो जाने के बाद ही थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसमें शिफ्ट होने का चांसेस हाँ। रहता है। तो इसलिए मैं पिन रजिस्ट्रेशन छोड़कर किसी और रजिस्ट्रेशन के बारे में तुमसे अच्छा, जैसे लाइन रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, लिथो स्टोन पे जो करते हैं जैसे, वो भी यूज होता है। लेकिन क्या है ना, वुड कट में जब देखो, वुड कट एक ऐसा मीडियम है जिसको आपको प्लान करके करना चाहिए। आप अचानक से उठ के कल को वुड कट स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं होता है काम। वुड कट में प्लानिंग चाहिए, वो सेंसिबिलिटी चाहिए कि प्लेट कितना बचा है, क्योंकि वुड कट का क्या लॉजिक है, 60% डार्क होना चाहिए प्लेट में लास्ट तक, मतलब आपकी 60% प्लेट आपकी टच होने पे फील हो कि एग्जिस्ट करती है। जो लोग कटिंग करते हैं और पूरा काट देते हैं लास्ट तक, उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप इंक रोल करते हो वो पेपर प्लेट पे स्टेबल ही नहीं हो पाता है। आप स्पून से घिस के लो या मशीन से लो, किसी भी तरीके से लो, जब आपने प्लेट में वो स्पेस ही नहीं छोड़ी है जहां पे प्लेट फ्लैट पेपर पे सेटल हो, आप कभी नहीं कर पाओगे, वो प्रॉब्लम करेगा चाहे कोई सा भी रजिस्ट्रेशन करो। तो वो जो प्रोसेस है ना, कि आपको समझना है कि प्लेट प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि डिपेंड करता है। जैसे हम अब पहले हम काम करते थे तो मेरे काम में बहुत प्लेट 60-70% प्लेट लास्ट तक रहती, पर अभी उसका ऑपोजिट होता है, अभी मेरा प्लेट पूरा खाली हो जाता है। बट वो कब आता है, जब आप बहुत काम करते हो कंटिन्यूस, आप समझ जाते हो अच्छा ये प्लेसमेंट है, ऐसे करना है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है, जो स्पेस मैनेजमेंट है ना, नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस मैनेजमेंट प्लेट के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना। आप चाहे आप 50 कलर भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका वो नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस बैलेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि सारा प्रॉब्लम उसके गैपिंग की वजह से आता है। एक प्लेट के पोर्शन से दूसरे प्लेट के दो गैपिंग के बीच का जो स्पेस है ना, वो एक्चुअल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो अभी हम ज्यादा पिन रजिस्ट्रेशन ही करते हैं, और हमको फिलहाल अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, लकीली नहीं हुआ। बाकी हाँ होता है, पेपर डेफिनेटली पेपर स्ट्रेच होता है हाँ, थोड़ा, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उसका वही है, अगर आप चाहते हो कि ये सब ना हो, प्लेट को इवन रखने की कोशिश करो। 60%, इसलिए कहता है ना, जो वुड कट करता है वो ब्लैक एंड व्हाइट पहले करता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है, आपका 70-80% प्लेट रहता है, लेकिन आपका पूरा काम बाहर आ जाता है। क्यों आता है? और क्योंकि क्लियरली दिखता है आपको, विजुअलाइजेशन है कि अच्छा मैं थोड़ा कटिंग करके ज्यादा काम निकालता हूँ। प्रिंट मेकिंग का वही है, सिर्फ काटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा काटने से, थोड़ा कम काट के अगर ड्राइंग पूरी क्लियर है तो ज्यादा काटने से फायदा क्या है, मत काटो। पर हाँ, मल्टी कलर में ये प्रॉब्लम आती है, मेरी भी बैचलर मास्टर्स के टाइम आती थी थोड़ी, अब तो नहीं आती, अब तो सेट हो गया, अब तो पता है क्या करना है। हाँ, दूसरा अभी क्या तरीका होता है, अगर आप जैसे प्रोसेस की अगर बात करो, दूसरे क्या तरीके होते हैं, तो आप एक माउंट कर सकते हो, माउंट कटिंग कर सकते हो आपकी प्लेट के साइज का। अगर आप एक ही साइज का काम करते हो, जैसे अभी मैं फिलहाल एक ही साइज का काम कर रहा हूँ, 5x9 इंचेस का मेरे प्लेट का साइज है वो, तो मैंने वो माउंट बना लिया है, एक बड़ा माउंट बेड के साइज का, और उसमें 5x9 इंच का एक छोटा सा स्पेस कटिंग करके निकाल दिया है। तो हर बार मैं प्लेट उसी माउंट के अंदर रखता हूँ, तो जब रोलर से या घिस के प्रिंट ले रहा हूँ तो वो शिफ्ट नहीं होता है। और क्या होता है, जब आप पिन रजिस्ट्रेशन प्लेट पे करते हो, तो क्या होता है, प्लेट भी डैमेज होने का डर रहता है, क्योंकि अभी सब लोग आर्टिफिशियल वुड पे काम कर रहे हैं, यानी एमडीएफ पे, कोई भी ओरिजिनल वुड पे काम नहीं कर रहा है। ओरिजिनल वुड की अपनी स्ट्रेंथ होती है, आप उसको एकदम कॉर्नर पे भी पिनिंग करोगे वो डैमेज नहीं होगा, पर एमडीएफ प्रिंट लेते लेते प्रेशर पड़ते पड़ते वो खराब होता है। तो अगर आप माउंट बना लेते हो तो आप रजिस्ट्रेशन बाहर के साइड में कर सकते हो। हाँ, राइट। तो वो तो लोगों को थोड़ा ध्यान। ओके। हेलो, सुनते पाচ্ছ सुनाई কি? दे रहा है तो?
हाँ हाँ क्लियर হ্যাঁ है হ্যাঁ क्लियर है। আমি শুনতে পাচ্ছি। हम्म, যেটা সেকেন্ড আরেকটা তোমার কাছে একটু জরুরি কথা জানার আছে। ধরো আমরা যারা কলকাতায় কাজ করছি, তো সেক্ষেত্রে একটা হয় কি, আমরা তো এখন আমরা যখন ফার্স্টে কলেজ টাইমে ছিলাম, তো তখন আমাদের প্রিন্ট মেকিং স্টার্টই হতো লিনো কার্ড আর উড কার্ড, যখন আমরা ফার্স্ট ইয়ারে থাকি। তো हम्म। লিনো কাটে লিনো যেমন এখন সব সময় অ্যাভেলেবেল নয়, অনেক অনেক প্রবলেম ফেস করি আমরা हम्म। লিনো কাট করতে গিয়ে। তো উড ছাড়া আমরা ফ্লোর ম্যাট কাটিং করেও প্রিন্ট হুম। আমরা তুলে থাকি লিনোর বদলে। হুম। তো সেটা কলকাতাতে যেমন অনেক গ্যালারির ক্ষেত্রেই আমরা দেখি যে উড কাটকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়, লিনো কাটকে প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না, মানে লিনো কাট মিন্স ফ্লোর ম্যাট কাটিং। हाँ আরেকটাও সমস্যা হয় যখন আমরা ফ্লোর ম্যাট কেটে প্রিন্ট নিচ্ছি, তো সেটাকে আমরা কি লিখবো, মানে আমরা যখন মিডিয়াম লিখছি যেমন উড কাট, লিনো কাট, তো ফ্লোর ম্যাট কাটিং তো আমরা লিখতে পারবো না। এবার যখন আমরা লিনো কাট লিখছি, সেটা ওরা বলছে কি এটা অথেন্টিক না, কারণ আমরা ফ্লোর ম্যাট কেটেছি। हम्म। তো এই প্রবলেম গুলো কলকাতার বাইরে বাইরে কি তোমরা ফেস করছো, মানে কতটা প্রায়োরিটি ফ্লোর ম্যাট কাটিং কে দেওয়া হচ্ছে? আসলে এটাতে কি আছে মানে মানে আমার আনসার একটু কি বলবো, ফ্লোর এখন তো লিনো পাওয়া যায় না, ক্লিয়ার কথা সবাই জানে, রাইট। গ্যালারি वाला भी জানে কি লিনো পাওয়া যায় না, তাহলে ও ড্রামা করে শুধু, ওটা শুধু ড্রামা আর কিছু না। কেন যদি তো কেন লিনো লিনো কে ইউজ করে, লিনো আগে ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ ইউজ করতো ওনার ফ্লোরিং জন্য, पर লিনো অনেক প্রচুর কস্টলি হয় যে ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট অ্যাফোর্ড করতে পারে না, ডেফিনেট ওটা ক্লিয়ার, ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট কখনো অ্যাফোর্ড করতে পারবে না লিনো। তুমি অত বড় লিনো সাইজ তোমার 250 টাকা আছে, মানে কি বলবো 10 সেন্টি 6 इंचेस बाय 6 इंचेस 250 টাকা, তো তুমি কি সবসময় ছোট ছোট কাজ করবে? ছোট কাজ করবো, রাইট। हाँ ऑब्वियसली, तो एरकम है ना, मतलब तो उसके लिए हाँ पहली बात तो अब लीनो ही लिखते हैं, यूजुअली सब लोग लीनो ही लिखते हैं। आप फ्लोर मैट कटिंग करो, रबर कटिंग करो, जो भी कटिंग करो, सब लोग लीनो ही लिखते हैं। और रही गैलरीज की बात, प्रायोरिटी देना नहीं देना, अगर वो मीडियम को देख के को प्रायोरिटी दे रहे हैं, मीडियम कहीं कुछ जगह पे इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी आपको जब आपके इंटायर सोसाइटी का हालत पता है क्या है, व्हेन यू नो कि यहाँ पे लीनो अवेलेबल नहीं है, तो आपको इवन गैलरीज को भी ये समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट आर्टिस्ट जो है उनको सपोर्ट चाहिए, तभी वो लिनो खरीद सकते हैं। गैलरी स्टूडेंट्स का काम खरीदते नहीं है, स्टूडेंट कैसे काम लिनो खरीदेगा? तुम उनको उनको स्पॉन्सर करो, देखो कौन सा स्टूडेंट काम नहीं करना चाहता है। सारे स्टूडेंट लिनो क्या, वो लोग अपने घर में लिथो स्टोन खरीद के रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जो गैलरीज को देना पड़े चाहिए। और अगर गैलरीज को आपका काम पसंद है, तो गैलरीज को ये सोचना चाहिए कि नो, हम तुमको मटेरियल देते, तुम काम करो, वैसे करो ना। तुमको अगर इतना ही शौक है, तुमको इतना ही ऑथेंटिसिटी चाहिए लाइफ में, तो तुम भी तो ऑथेंटिक नहीं हो। गैलरीज बात करती है ऑथेंटिसिटी की, लेकिन खुद सपोर्ट में नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम गैलरीज को समझनी पड़ेगी कि मरे हुए जो आर्टिस्ट है ना, उनका हो गया, उन्होंने बहुत अर्न कर लिया, उनको धक्का देके आगे करना बंद करो। जो बच्चे जिंदा है, पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनको ज्यादा जरूरत है। हाँ अगर कोई गैलरी वाला है इस लाइव सेशन में, तो सुनो यार, समझो ये बात को, जो बच्चे जिंदा हैं उनको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, उनका काम खरीदो, उनको उनका इतना काम खरीदो कि वो इस काबिल बने कि तुमको ऑथेंटिक लिनो प्रिंट दे पाए, सिंपल सी बात। तो वो अगर वो नहीं समझते, फिर छोड़ दो। गैलरी का क्या है, वो तो आज उनको लिनो नहीं, उनको जिधर ज्यादा पैसा मिलेगा वो उधर भागते हैं, सिंपल सी बात है। आज वो लिनो कर रहे हैं, कल अगर एचिंग का जिंक प्लेट, कभी आज के 10 साल के बाद अगर सब कुछ नॉन टॉक्सिक हो गया, तो एचिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उनके लिए। नहीं, टॉक्सिक प्रिंट हमें चाहिए, उसकी ज्यादा ऑथेंटिसिटी है। वो सिर्फ ड्रामे है और कुछ नहीं, मार्केट सेट करने का तरीका है, उसके ज्यादा कुछ नहीं, उन पे ध्यान नहीं देने का। जो भी स्टूडेंट अगर ऐसा कभी सोच रहे हैं ना कि लिनो को प्रायोरिटी देते हैं या नहीं देते हैं, वो गैलरी वालों को ही छोड़ दो, मत दो प्रायोरिटी, हम लोग कहीं और चले जाए। क्योंकि कोलकाता ही गैलरी नहीं है ना, इंडिया में बहुत सारी गैलरी है। राइट। तुम काम को इंपॉर्टेंस दो ना, काम का स्किल लेवल देखो, उसके बाद बात करो। हाँ तो इस पे क्या ही आंसर दूंगा। कटिंग अच्छा होता है फ्लोर मैट में एकदम। आपको अगर काम करना आता है तो आप किसी पे भी कटिंग कर सकते हो। मेरा वही मतलब है कि अगर आप काम की क्वालिटी देखो और उसकी कंटिन्यूटी देखो, फिर आप उसकी वैल्यू ऊंची है, कम है, ज्यादा है, तब वो सेकेंडरी चीज आती है। अगर काम का क्वालिटी नहीं है तो फिर बात नहीं कर सकते। तो वो एक होना, वो सबको समझना पड़ेगा वो चीज, इवन स्टूडेंट्स को भी, कि अगर आपको कोई आपके काम को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है उनसे डिस्कशन करने की।
क्योंकि आज वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। आप जब 10 साल बाद आपकी जब सिग्नेचर की वैल्यू हो जाएगी, वो आपके घर आके आपका काम लेके जाएगा। पर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, काम कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। क्योंकि गैलरी वालों से हम लोग नहीं जीते हैं, हमारी वजह से गैलरी वाले जी रहे हैं, ये आर्टिस्ट को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लोग गैलरी बंद कर देंगे तो आर्टिस्ट का सर्वाइवल खराब हो जाएगा, कभी नहीं। कितने आर्टिस्ट का काम गैलरी में सेल होता है? ज्यादातर लोगों का पर्सनल लेवल पे सेल होता है, किसी का दोस्त लेता है, किसी के फ्रेंड के ऑफिस ने किसी ने ले लिया। गैलरी से बहुत कम काम सेल होता है। तो गैलरी, हम लोग गैलरी वजह से ही नहीं जीते हैं, गैलरी वाले हमारी वजह से सर्वाइव कर रहे हैं। जिस दिन काम देना बंद कर दिए, गैलरी का शटर डाउन हो जाएगा। तो वो क्रिएट करना पड़ेगा, वो एटमॉस्फेयर हम सबको ही क्रिएट करना पड़ेगा मिलके। एटीट्यूड एक तो रखना पड़ेगा, बैचलर्स लेवल पे मत रखना। जो भी सुन रहे हैं, बैचलर लेवल पे एटीट्यूड मत रखना, थोड़ा थोड़ा मास्टर्स में आ जाओ तब एटीट्यूड रखना। तो वो है बस एक। তো তোমাকে আমি আরেকটা জিনিস জিজ্ঞাসা করবো, কাটার মানে এগুলো হচ্ছে আমাদের, আমি এই যে কোয়েশ্চেনগুলো এখন তোমার কাছে রাখছি, এগুলো আমাদের ব্যাচেলার্স লেভেলে যারা ভিউয়ার্স আছে তারা তোমার কাছে কোয়েশ্চেনগুলো রেখেছে। তোমার ওরা যে কাটার ইউজ করছে, আমরা তো একটা হচ্ছে জার্মান কাটার একটা ইউজ করি, যেটা ব্লু কালারের উড কাটার হয়, আর একটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা কাটার আছে যেটা ওই উড টাইপের। তো তুমি কাটারটাকে প্রেফার করবে প্রফেশনাল লেভেলের কাজের জন্য? দেখো, একটা কথা বলবো, মানে এটা একটু মানে ড্রামেটিক লাগবে, এটা ডায়লগ এরকম লাগবে, লেকিন এটা ইম্পর্টেন্ট আছে। কি যখন আমি স্টার্ট করেছিলাম কাজ করা, তখন আমার কাছে একটা নর্মাল কাটার ছিল, लोकल कटर। যখন তুমি माने टूल्स के साथ क्या लॉजिक होता है कि जब आप टूल्स कैसे यूज होता है, जब आप टूल्स को समझ जाते हो, आप किसी चीज से भी काम कर सकते हो। ये तो वही लॉजिक है, लाइन खींचने नहीं आती लेकिन स्केल टेढ़ा है, ऐसा लोग बोलते हैं। आज स्केल में प्रॉब्लम है, लेकिन तुमको पेन पकड़ के लाइन सीधा खींचने नहीं आता। तो वो लॉजिक है। जब आप टूल्स, हाँ, जैसे प्रोफेशनल लेवल पे बोला, जब आपके को टूल्स का लाइक एंगल, टूल्स का शार्पनेस कैसे मेंटेन करना है, किस एंगल पे मेरा कटिंग कैसा हो रहा है, जब आपको उसकी नॉलेज हो जाती है, तो कटर का कितना महंगा होना, कटर महंगा होने से अच्छा नहीं होता है। आपके हाथ में है वो कटर, आप में प्रॉब्लम है, इसलिए आप कटर नहीं चला पाते। बैचलर्स लेवल में होता है कि जब हम नया नया कटर लेते हैं तो बहुत शार्प चलता है, 2-3 दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद वो अपना टोन, अपना वो चेंज हो जाता है। पर वो क्या होता है, अच्छा वाला जो कटर रहता है ना, ब्लू कलर वाला जो कटर, सकुरा का कटर है, आई थिंक। बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया चलता है। 7-8 इयर्स तक तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। मैंने अपने लाइफ, मैंने 4 साल मेरे पास एक कटर था लोकल वाला, 4 साल बैचलर्स के लिए। मास्टर्स फर्स्ट ईयर में मैंने सकुरा, जो ब्लू वाला तुम लोग बोल रहे हो, तुम बता रहे हो, वो खरीदा। और उसके बाद अब खत्म हो गया है, तो मैं बांग्लादेश वाला कटर यूज कर रहा हूँ। पर कटर से मेरे काम में चेंज नहीं आया ना, कटिंग करनी आती है, इसलिए कोई भी कटर। राइट। अच्छा, जो तुम्हारा ब्लू वाला जो कटर है, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, ब्लू वाला जो कटर है उसको तुम मतलब शार्प कैसे बनाते हो? मेरा शार्प जो हम यूज करते हैं एकदम खराब हो चुका है। हाँ, तो नहीं, ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है। क्योंकि क्या है, जब किसी, जैसे क्या इंडियंस का क्या है, हम लोग हर चीज पे यूज कर देते हैं, हम लोग चिल हैं उस चीज पर। जब उधर वुड कटर लिखा है, चलो लिनो पे भी ट्राई करते हैं, क्या जरूरत है? मुझे पता है वो काम कर सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना, तलवार से तुम बर्थडे केक नहीं कट करते हो, ठीक है? तो वो लॉजिक समझना पड़ेगा कि जब आपके पास छोटा सा टूल है, आपका उस पर लिखा है वुड कार्विंग टूल, बड़े बड़े इंग्लिश में बोल्ड लिखा है, उसको वुड पे यूज करो। और कटर दूसरा कब डैमेज होता है, जब आप कटर की शेयरिंग करते हो, मतलब आप काम कर रहे हो, आप अपना कटर किसी और को देते हो। यूजुअली हम तो कभी नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दोस्त है, नाराज हो जाए चलेगा, कटर नहीं दूंगा। क्योंकि टूल का क्या है, जब आप टूल पे, जैसे शार्प करने की बात करी ना, जब आप टूल्स को कभी लीनो पे, कभी वुड पे, कभी लीनो पे, कभी वुड पे वैसे यूज करोगे तो डैमेज होता है। तो उसकी जो ब्लेड्स हैं, उसके ब्लेड का एक एंगल होता है, और मैं सच बोल रहा हूं कि ये एंगल हर इंसान का डिफरेंट होता है। हर एक इंसान का, किसी का 35 डिग्री होगा, किसी का 37 डिग्री होगा, किसी का 90 डिग्री वाला कटर भी अच्छा चलता है, पर वही चला सकता है। तो वो जो एंगल है, अपना एंगल वो समझना पड़ेगा कि नहीं, ये मेरा एंगल है कटिंग का। तो शार्पनेस, और जब क्या करते हैं लोग, जब शार्प करते हैं कटर, तो बस उसको साइड से, दोनों साइड से शार्प कर दिया, हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपने उसका एंगल डैमेज कर दिया है, आपको उसका एंगल पूरा बनाना पड़ेगा फिर से। मतलब वो जो, जब कटर आप देखते हो तो वो ऐसे इस एंगल पे दिखता है आपको, इस एंगल में, उसको काट के स्ट्रेट करो 90 डिग्री, उसके बाद उसको शार्प करो,
ताकि वो एंगल में आए। जब आप उसी जगह पे शार्प करते हो तो इमेजिन करो अगर आपका कटर 45 डिग्री पे है, उसका जो ब्लेड है, जैसे ये कटर है तो उसका ब्लेड ऐसा दिखता है। अगर ये 45 डिग्री पे है तो जब आप शार्प कर रहे हो वो 43 डिग्री बन रहा है, पर आपको दिखता नहीं क्योंकि बहुत माइनर सी डिटेल है। बट उससे क्या है, आपको लगता है वो शार्प ही नहीं हो रहा है क्योंकि आपका एंगल 45 डिग्री है, लेकिन आप 43 डिग्री पे काम कर रहे हो। वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए उसको पूरा रिमूव करो, उसको फ्लैट 90 डिग्री करो, उसके बाद उसको शार्प करना शुरू करो, तब उसको एंगल देना शुरू करो। ये करने में मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बैचलर्स का स्टूडेंट कर सकता है, मास्टर्स का, ऐसा नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ही बोल रहा हूँ। मैं ये खुद भी किया है क्योंकि टूल कभी खराब नहीं होता है, कभी भी कोई भी टूल खराब नहीं होता है। उसको बस उसका शार्पनेस कम होता है या एंगल बदलता है, वो एंगल समझना पड़ता है। तो उस एंगल के हिसाब से काम का कटिंग भी चेंज हो जाता है। कभी कभी कटिंग का टेक्सचर, फोर्स कितना लगना है, उसका डेप्थ कितना होगा, वो सब बहुत वेरिएशन आते हैं। तो टूल्स आप शार्प कर सकते हो। और सबसे अच्छा सैंड पेपर आता है ना, जो वो हाँ 1000 नंबर का, वो जो एचिंग प्लेट के लिए करते हैं, उस पे कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बट वही है, सेम वही एंगल समझना पड़ेगा क्या है, वो जिस दिन समझ गए आपका आ जाएगा काम। तो प्रोफेशनल लोगों के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि इतना सालों से वो काम करते 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 एक एक्सपीरियंस हो ही जाता है। हाँ, बैचलर्स लेवल पे स्टूडेंट लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता वो तो बिल्कुल। देखो हम भी जब स्टूडेंट थे तो हम भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सब सब परफेक्ट काट देते थे, है। हाँ ऐसा नहीं है, टाइम तो लगता है। एकदम। उसी के लिए 6 साल दिए जाते हैं आपको। लाइफ के 6 इयर्स एजुकेशन जिसको बोलते हैं वो इसीलिए दिया जाता है कि पढ़ो, सीखो और समझो, और उसको फिर जाने से पहले अप्लाई करके जाओ। वो जो आइडिया पढ़ाई करी है, ऐसा नहीं 4 साल तक पढ़ ही रहे हैं पर पता नहीं उसको यूज कहाँ करना है। तो वो 6 साल इसीलिए दिए जाते हैं कि लर्न करो और लर्न करो, उसको समझो, उसको प्रोसेस करो, फिर उसको अप्लाई करो। उसमें तो टाइम तो लगता है, वो तो उसको मैं बोल के समझा भी नहीं सकता किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट एकदम। ओके अच्छी आप हम लोग जो इसमें जिसके बारे में बात करेंगे वो है मतलब आज का जो मतलब प्रिंट मेकर्स। पहले 10 साल 20 साल पहले क्या था कि प्रायोरिटी ज्यादातर मिलता था कॉलेज में कि पेंटिंग को, अगर मुझे जाना है तो पेंटिंग में ही जाना है, या कोई कोई स्कल्पचर। उसके बाद डिजिटलाइजेशन थोड़ा थोड़ा करके इंडिया में आया और उस टाइम पे एप्लाइड आर्ट को एक जगह मिला। लेकिन प्रिंट मेकिंग हाल ही में आया है, मतलब उतना प्रायोरिटी उसको मिल रहा है कि मुझे चलो प्रिंट मेकर बनना है। हाँ हाँ, ये हाल ही में आया है। मतलब हम लोग जिस टाइम पे कॉलेज पे थे उस टाइम पे भी इतना प्रिंट मेकिंग के लिए उतना चर्चा भी नहीं होता था। तो अभी प्रिंट मेकिंग का फ्यूचर क्या है, तुम्हें क्या लगता है? फ्यूचर, पहली बात ये है कि जैसे हर सब्जेक्ट का एक बूम पीरियड होता है। कुछ टाइम पहले सबको इंजीनियर बनना था तो किलो के हिसाब से इंजीनियर निकल रहे थे। फिर आया कि सबको डॉक्टर बनना है, लोग किलो के हिसाब से डॉक्टर बन रहे थे। तो वही सेम फेज फाइन आर्ट में भी आया। एक टाइम पेंटर ही थे, एक टाइम स्कल्प्टर ही थे। तो प्रिंट मेकिंग का भी सेम वही रहा। अभी वो 2019 से वो एक बूम पीरियड है प्रिंट मेकिंग का, जिसको देखो उसको प्रिंट मेकिंग लेनी है एकदम। हाँ। तो फ्यूचर तो ये है कि आप खुद काम करोगे, क्योंकि देखो मैं फंडा है मेरा एक लाइफ का, आपने जिस चीज में पढ़ाई करी है उस चीज के साथ आपको ट्रू होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने बैचलर्स मास्टर्स किसी में कर ली, बैचलर्स किसी में करी, मास्टर्स किसी में किया, नौकरी कुछ और कर रहे हो। ऐसे नहीं चलता है। ऐसे तो कोई भी फील्ड कभी भी डेवलप नहीं होने वाला। चाहे फाइन आर्ट भी छोड़ो, म्यूजिक, डांस, मेडिकल, जो भी है वो कभी डेवलप नहीं होने वाला, क्योंकि उनके एजुकेशन की एक स्ट्रिक्ट रूटीन है। कभी कभी डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो फाइन आर्ट में शायद लैकिंग होता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है फाइन आर्टिस्ट के लिए कि ठीक है लेट बी कैजुअल, उसको और समझेंगे, टाइम लगेगा। बट मेरा ये है कि अगर आप बैचलर्स प्रिंट मेकिंग से कर रहे हो तो मास्टर्स भी प्रिंट मेकिंग से करो। तो उससे क्या होगा, आपने जो चीज सीखा उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ मास्टर्स पीरियड में होता है। तो तब वो 6 सालों में आपका कनेक्शन जो है ना वो फील्ड से ज्यादा बनता है। अगर आपने पेंटिंग से किया फिर आप प्रिंट मेकिंग में आए, तो कहीं ना कहीं जब आप पेंटिंग से प्रिंट मेकिंग में आते हो आप पेंटर होते हो। आपके अंदर, क्योंकि 4 साल वो पीरियड होता है जिसमें आपके अंदर बिल्डअप हो रहा होता है, आपके बॉडी के अंदर वो माइंडसेट, आपका स्ट्रक्चर बन रहा होता है कि नहीं मैं पेंटर हूं। मास्टर्स में आपको कोई चेंज नहीं कर सकता माइंडसेट। मास्टर्स में आपका माइंडसेट सिर्फ थोड़ा पॉलिश होता है। तो अगर आपने बैचलर्स पेंटिंग से किया है, आपको यू शुड डू मास्टर्स इन पेंटिंग। तो क्या है, पेंटिंग वो डेवलप होगा, आपका काम में और सुधार है। तो फ्यूचर में भी फ्यूचर वही है। अगर आप अपने सब्जेक्ट के लिए सीरियस हो, अपने सब्जेक्ट के लिए ट्रू हो, तो प्रिंट मेकिंग
प्रिंट मेकिंग हो या पेंटिंग या स्कल्पचर जो भी हो, कहीं जाने वाला नहीं है। वो तो सोसाइटी में हमेशा से एक्सिस्ट करता था, अभी भी करता है। राजा रवि वर्मा ने जिस टाइम प्रिंट मेकिंग शुरू करा था, उस टाइम तो अलग ही प्रॉब्लम थी दुनिया की क्या, अपने कंट्री की। तो पर उसने उस टाइम में प्रिंट मेकिंग चालू किया और उसने कमाया, बहुत कमाया। ये क्वेश्चन होता है हमेशा सबका, फाइन आर्ट से क्या इनकम सोर्स है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये क्वेश्चन सबका होता है। तो प्रॉब्लम ये कि जब आप किसी फील्ड में घुसते ही आप ये सोच रहे हो कि मैं कमाऊंगा क्या, तो तुम्हारा फोकस तो कमाई पे है। तुम पढ़ तो लो, पहले पढ़ लो अपने लिए अपना। तो जैसे क्या है, दो तरह के लोग घुसते हैं फाइन आर्ट में हमेशा। एक जो आर्टिस्ट बनने के लिए आते हैं, एक जो जॉब करने के लिए आते हैं। उनको लगता है चलो पढ़ाई कर लिया, इससे जॉब मिलेगा, विच इज गुड। ऐसा कोई गलत बात नहीं है कि सबको आर्टिस्ट बनना चाहिए, ठीक है। बट अगर सिर्फ जॉब के प्रायोरिटी से आए हो, तो आपका फाइन आर्ट को समझने का तरीका वैसा होना चाहिए। जैसे अभी मैं प्रोफेसर हूं, ठीक है। मैं प्रोफेसर क्यों बनना चाहता था, मुझे ज्ञान देना बड़ा पसंद है, लेकिन इंडिया में ज्ञान लेना चाहते नहीं है लोग। तो मैंने सोचा ऐसा नौकरी करते जिसमें ज्ञान देने में पैसा मिले। वो कौन सा जॉब है, टीचर का। बेस्ट जॉब है अपना, मैं भी खुश हूं, मैं कुछ ज्ञान दे पा रहा हूं लोगों को, कुछ शेयर कर पा रहा हूं बच्चे से, और उसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, और मैं अपना भी काम कर पा रहा हूं, तो मेरा तो सब अच्छा है। तो वो चीज डिसाइड करनी पड़ी। अगर आपको टीचर बनने का मन, वो इंस्टेंट नहीं आता है। वो जब आप बैचलर्स खत्म करते हो तब थोड़ा समझ में आता है, अच्छा चलो इस फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि फाइन आर्ट का, जैसे मैंने देखा है, फाइन आर्ट एक पेड़ जैसा है, वो हर चीज के लिए है, और वो मल्टी डिसिप्लिनरी पेड़ है। उसमें से डिजाइनर भी निकलता है, आर्किटेक्ट भी निकलता है, फैशन डिजाइनर भी निकलता है, क्रिटिक भी निकलता है। तो जिसने विजुअलाइजेशन सीख ली, आर्टिस्ट क्या करता है, आर्टिस्ट सिर्फ विजुअलाइजेशन करता है। तो आपने अगर विजुअलाइजेशन सीख लिया, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। इवन वेबसाइट यूआई यूएक्स यूआई जो डिजाइनिंग है, वेबसाइट डिजाइनिंग का, उसमें भी एक विजुअलाइजर की जरूरत होती है। वो भी आर्टिस्ट ही होता है, बस उसने फाइन आर्ट पढ़ने के बाद डिजाइनिंग पढ़ी होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ी होती है, या डिजाइनिंग पढ़ी होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, पर तुम कितने डेडिकेटेड हो अपने सब्जेक्ट के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पढ़ाई, ग्राफिक्स का तो भी अच्छा मार्केट चल रहा है। नहीं, हर चीज का मार्केट वाली बात नहीं है, हर चीज का। आर्टिस्ट, मैं प्रिंट मेकर पेंटर नहीं बोलूंगा, मैं आर्टिस्ट बोलूंगा। जो भी आर्टिस्ट है वो एक पेड़ जैसा है, एक्चुअल में वो एक ट्री है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस है। तो वो आर्टिस्ट का मेन वो स्टेम है, जिसको सब पता है। वो विजुअलाइजेशन जानता है, वो ऑब्जर्वेशन जानता है, वो एनालिसिस जानता है कि ओके ये चीज रखी है, ये कितनी बड़ी हो सकती है। किसी से भी मैं पूछूं, हम लोग दिन भर चेयर टेबल बनाते हैं, स्केच करते हैं, हमें पता है चेयर टेबल 3 फुट की ऊंची होती है। उसके लिए हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ी है, हमें किसी ने बोला नहीं 3 फुट ऊंचा होता है, हमें पता है वो चीज। बट यही जब आप डिजाइनिंग फील्ड में जाते हो, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, आप उनके टर्मोलॉजी सीखते हो। तो आपका जो स्टेम होता है, वो पूरा एक पेड़ होता है, वो थोड़ा थोड़ा एक स्पेसिफिक जोन में जाने लगता है। तो आर्टिस्ट के लिए तो स्कोप तो बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि मैं 2-3 लोगों से मिला हूं, मेरे एक अंकल हैं, वो मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट है, ठीक है। तो ये मैं भी जब पहली बार सुना था तो मैं भी कंफ्यूज था, ये कौन सी जॉब है, डॉक्टर्स के बीच में करोगे क्या। तो उन्होंने बताया जब डॉक्टर डाइसेक्शन करते हैं, तो उसका स्केच, कभी कभी छोटे छोटे डिटेल्स के लिए स्केच और ड्राइंग्स चाहिए होते हैं, वो हम लोग करते हैं। या बोन्स का जो उनके पास स्केलेटन होता है एजुकेशन पढ़ने के लिए, लियोनार्डो दा विंची ने हाँ जो वो, हाँ जो वो करते थे, वो आज भी होता है। हर चीज फोटो खींच के नहीं होती है, फोटो खींचना आसान है, पर ड्राइंग, हाँ। तो वो चीज, तो अब वो मेडिकल कॉलेज में आर्टिस्ट हैं। अब मैं इसमें क्या समझूं, मैं मतलब तो हो गया ना, मैं आर्किटेक्चर कॉलेज में आर्टिस्ट की पोस्ट पे हूं, हो गया। फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो किसी भी चीज के लिए सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो। अभी तो फैशन डिजाइनिंग का जो कॉलेज रहता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का जो कॉलेज, मतलब आर्ट कॉलेज बैकग्राउंड का एक टीचर तो मतलब उसमें लगता ही है, मतलब वो पोस्ट रहता ही है कि बिल्कुल होता है, क्योंकि आर्टिस्ट विजुअलाइजर होता है ना, वो चीजें देख सकता है। आप जो सोच रहे हो वो दिमाग में ड्रॉ करके, उसको पेंटिंग हो चुकी होती है उसके दिमाग में, उसका या स्केच रेडी हो चुका होता है। पर वो सबके लिए आसान नहीं होता है ना। डिजाइनर, जैसे क्या होता है हमारी एजुकेशन में, फाइन आर्ट के एजुकेशन में चीजें बहुत ब्रॉड है। मतलब हम लोग जब खड़े होते हैं ना फाइन आर्ट पढ़ने के लिए, पूरी दुनिया वाइट दिखती है, क्योंकि उसका एंड ही नहीं है। कितना सीखोगे आप, क्या स्केच करोगे, क्या नहीं करोगे। बट जब आप किसी डिजाइनिंग फील्ड में या एनिमेशन फील्ड में जाते हो, आपके पास एक सेट ऑफ नॉलेज, इतना ही आपका फ्रेम है, आपको इसमें पढ़ाई करनी है। आप डेवलप करते रहोगे, बट पढ़ाई उतने में करनी है। पर फाइन आर्ट का कोई फ्रेम नहीं है। आप स्कल्पचर हो के भी स्केच करना है,
प्रिंट मेकर होके भी ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, कलर पैलेट का सेंस, तो इसीलिए हमारे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। इसीलिए जब कोई आर्टिस्ट किसी डिजाइनिंग कॉलेज में एज अ टीचर या खुद पढ़ने के लिए जाता है मास्टर्स के लिए, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि वो देख पा रहा है जो दूसरा प्लान सीख रहा है देखना। तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ रोने वाली बात है फालतू का, रोते ही रहेंगे वो। मेरे को नौकरी लगी इसलिए डायलॉग नहीं मार रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है। बट वही है, वो माइंडसेट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फाइन आर्ट नौकरी के लिए करना है या एज एन आर्टिस्ट बनने की। वो क्लियर होने के बाद सब आसान हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं करता। अच्छा, और एक बात, हम लोग देखो जो लोग इंडियंस हैं, यहाँ तो जितना मिलता है लेकिन शोज वगैरह के लिए हम लोग मतलब एक सब लोगों को फैसिनेशन होता ही है कि चलो मतलब इंडिया के बाहर मुझे शो करना है, ये सब लोगों का ही रहता है। ये जर्मनी, अमेरिका, मतलब वो लोग रेसिडेंसीज वगैरह ढूंढते रहते हैं। तो जो हम लोग का मास्टर्स का व्यूअर्स है, मतलब मास्टर्स यहाँ पर जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे व्यूअर्स है जो हम लोग का यूट्यूब में डिटेल से ये शो देखते हैं। अच्छा। तो उन लोग का एक क्वेश्चन रहता है कि अगर मुझे बाहर में शो करना है या फिर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, जो लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं इसी मुद्दे पर, मतलब मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे आर्ट प्रैक्टिस करना है, शोज करना है, तो उसी हिसाब से अगर मुझे इंडिया के बाहर मुझे करना है तो थोड़ा सा उसके लिए सजेशंस दो। तो देखो, ज्यादा इंटरनेशनल सोच तो मैंने भी नहीं किया, ठीक है, तो मुझे भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं किए तो नहीं किए, ठीक है, लेकिन ये है कि अभी ये क्वेश्चन अगर 5 साल पहले पूछा गया होता तो शायद मुश्किल होता, जब आपके पास इंटरनेट के लिए बहुत पैसे खर्च होते थे। हाँ। अभी इंटरनेट फ्री है, और अगर इस टाइम में ये सवाल लोग पूछ रहे हैं तो उनका थोड़ा कम है, इधर का हिस्सा थोड़ा खाली है, वो समझना पड़ेगा। एक्चुअली बात ये है, देखो जैसे हम लोगों को, मतलब जो लोग मास्टर्स पढ़ते हैं वो सब लोगों को एक नॉलेज रहता है कि मुझे ग्रीनशील्ड अप्लाई करना है, हाँ। जैक्सन पोलॉक अप्लाई करना है, क्वीन सांजा अप्लाई करना है, मतलब ये सब फेमस नाम है। मतलब हाँ। यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो प्रफुल्ल धन का मुझे अप्लाई करना है, अभी बहुत अच्छा ग्रांट हुआ है कि ये सब मुझे अप्लाई करना है। तो अगर तुम लोगों का मतलब तुम लोग का जो साइट हम लोग के पास बनता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है उसमें तुम लोग का बहुत सारा शोज ऐसा रहता है कि बुल्गारिया में शो किए, या फिर मतलब ऐसे जो पॉपुलर नेम नहीं है, लेकिन ये जो बहुत सारा शोज अभी हुआ है, मतलब हाल ही में बहुत इंटरनेशनल शोज बढ़ चुका है, और ये लॉकडाउन टाइम पीरियड में तो बहुत ही ज्यादा, जैसे बर्लिन मिनीमैक्स से प्रिंट होता है। हाँ, तो ये सब में जो लोग पहले जानते नहीं थे, तो इंटरनेट तो सभी यूज करते हैं, लेकिन तब भी उन लोगों को सजेशन चाहिए होता है कि चलो मुझे एक सीनियर मिलता है तो मुझे उसमें से सजेशन चाहिए ही होता है। नहीं, अच्छी बात है, अगर आप सीनियर से सजेशन लेते हो, वेरी गुड, अच्छा चीज है वो। तो उसमें क्या है कि देखो, लोग बता सकते हैं आपको। अभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स नाम की चीज बहुत फेमस है, कॉल फॉर एंट्रीज, ओपन कॉल, ये सब हैशटैग मारो, सब कुछ निकलता है। इवन गूगल पे मैंने एक बार रिसर्च किया था, ऐसे ही टाइम पास में किया था, और ये मैंने 2019 में किया होगा, आई थिंक, या 18 या 19 में, नॉट श्योर। तो मैंने चेक किया था इंटरनेशनल बिनालेज और ट्रिनालेज, एक साल में मुझे जो लिस्ट मिली थी 250 होते हैं, ठीक है। और ये मैं सिर्फ प्रिंट मेकिंग की बात कर रहा हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं बोला, प्रिंट मेकिंग के 250 बिनाले ट्रिनाले होते हैं। तो ये ऐसे तो नहीं हवा में चले जाते हैं, इनका डेटा होता होगा ना, कहीं तो होता। तो इसका जैसे जब मैंने इसके बारे में एक्सप्लोर करना शुरू किया था, जैसे अभी बोला कि मेरे बायोडेटा में दिखता है क्या क्या किया है, कहाँ, तो मैं वही करता था। मैं जाता था, किसी आर्टिस्ट के बारे में देख रहा हूँ, उसका बायोडेटा जरूर देखता हूँ मैं। उसमें क्या है, चलो ये एग्जीबिशन पहली बार सुन रहा हूँ, गूगल पे गया, टाइप किया, वेबसाइट तो मिली जाती है, ईमेल आईडी मिल जाती है, उनको ईमेल लिखो कि सर ऐसा ऐसा है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और इसका क्या प्रोसीजर। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके वेबसाइट, आपकी ईमेल आईडी को उनके न्यूज़लेटर वाली ईमेल आईडी में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको जब कुछ भी होगा, तो जब वो तो
तो जब जब उनका कोई एग्जीबिशन या कुछ भी होगा तो वो आपको सेंड करते हैं इनविटेशन। मेरे पास भी, मेरा भी जो बायोडाटा में इतने सारे शोज है, मुझे कोई सीनियर ने आके या किसी ने आके नहीं बताया है। हम लोग बात करते थे, जैसे मेरे कॉलेज में तो बैचलर्स के टाइम में हम लोग सीनियर थे तो हम लोग थोड़े सनकी थे उस मैटर में। तो हम लोग क्या करते थे, हमारे पास जो भी फॉर्म आता था हम लोग प्रिंट आउट करके मेन गेट पे चिपका देते थे कॉलेज के, और उसके नीचे डेट, कब कॉलेज में सेंड करेंगे, कब सीडी बनाएंगे, कब डीडी करने जाएंगे, तीनों लिखा रहता था। तो जूनियर्स को पता है, हम लोग उस एक रूम में बैठे रहते थे, उस दिन पे जूनियर सीडी डीडी के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के लिए पैसे और फॉर्म फिलअप करके लेके आते थे। तो ये तो हमने कल्चर एक स्टेब्लिश किया था। तो अभी जो भी बच्चे बैचलर्स या मास्टर्स में है, उनको ये कल्चर स्टेब्लिश करना चाहिए कि कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया की इंटरनेशनल किसी भी एग्जीबिशन का कैटलॉग में इंडिया का नाम ना हो। ये माइंडसेट डेवलप करनी पड़ेगी, और ये ज्यादातर बैचलर्स में ही करना चाहिए। मतलब जो अभी मास्टर्स में पढ़ रहे हैं, मुझे पता है आजकल के मतलब स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करना चाहते हैं, अरे कौन जाएगा, कौन प्रिंट आउट करेगा, कौन करेगा। बट ठीक है, तुम एज अ सीनियर अपना काम कर दो, वहां पे लगा दो। जो आता है वेरी गुड, जो नहीं आता है तुम अपना तो भेज ही रहे हो, प्रॉब्लम क्या है। तो थोड़ा सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल्चर डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। काम भेजना, फॉर्म फिलअप करना एक स्किल है जो इतना आसानी से नहीं आता है किसी को भी। आप किसी को भी रैंडमली उठा के बोलो बैंक का फॉर्म भरने को, कितना भी पीएचडी लेवल का भी होगा, वो थोड़ा 2 मिनट के लिए पूरा फॉर्म टेंशन में भरेगा। क्यों? क्योंकि फॉर्म भरना एक एक्सपीरियंस है। कॉन्फिडेंस आता है जब आप फॉर्म भरना शुरू करते हो, जितना फॉर्म भरोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो वही है कि आप अपना एज अ सीनियर, अभी इस टाइम पे फॉर्म Online. भरना बहुत इजी हो चुका है। मुझे हाँ, अभी online है। मुझे लगता है कि अभी इजी, मतलब सब वो लोग डिटेल्स दे देता है वेबसाइट में, तुम जस्ट मतलब वहां पर गलती होने का भी चांस नहीं है। लोग Red पढ़ते mark नहीं है लिखा ना। जाता प्रॉब्लम क्या है, लोग पढ़ते नहीं है। जो भी किसी भी एग्जीबिशन या वर्कशॉप का जो फॉर्म होता है वो एग्जाम पेपर जैसा होता है। एग्जाम पेपर का रूल क्या होता है, आप पहले स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ रीड कर लो। एग्जाम शुरू होने से पहले पूरा पढ़ लो, पेपर मिलते ही पहले पढ़ लो। आपके दिमाग में वो चीज चलती रहती है, तब आपको फॉर्म भरना आसान होता है। लोग क्या करते हैं, पहला लाइन पढ़ते हैं, लास्ट का लाइन पढ़ते हैं, बीच का छोड़ देते हैं, तो उसमें फेलियर्स आ जाते हैं। छोटे छोटे, चाहे 5 पेज का फॉर्म है, 10 मिनट इंतजार करो, पढ़ने की हैबिट डेवलप करो। फॉर्म, किताबें नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं, हम बुक्स नहीं पढ़ते, हमको फालतू लगता है बुक पढ़ना, लेकिन हम फॉर्म ध्यान से पढ़ते हैं। कौन सा डेट है, क्या पेपर साइज है, कितने काम भेज सकते हैं, ये सब हमको याद हो जाता है, क्योंकि हम उतने साल बैचलर्स मास्टर्स तक हम लगातार काम भेजे हैं, लगातार फॉर्म। कोई भी शो हम शायद ही छोड़े होंगे। सिलेक्शन रिजेक्शन वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप कितने कंटिन्यूटी में काम करते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोग यही गलती करते, पढ़ते नहीं है। अब दिक्कत क्या है, ये दिक्कत कब शुरू हुई, ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई है, जब से लोग मोबाइल में पीडीएफ डॉक्यूमेंट पढ़ना शुरू किया। ठीक है, आप जिंदगी में कितने भी अच्छे रीडर हो, आप बुक से ही पढ़ना पसंद करते हो। कोई भी फोन में रीडिंग करना पसंद नहीं करता है। तो 10 रुपए खर्च करो, उसका प्रिंट आउट निकालो, आराम से बैठ के पढ़ो। अगर वो तुम्हारे काम का नहीं भी है ना, तो वो प्रिंट आउट गारंटी किसी के काम आने वाला है। उसको जाके कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे चिपका दो कि शो है, जिसको भरना है भर दो। उसमें से जो भरता है वेरी गुड, नहीं भरता है तो क्या कर सकते हो, सुधार तो सकते नहीं हो किसी को, वो वैसे ही रहने वाले हैं। तो ये हैबिट लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे अभी मेरे फॉर्म की, मेरे पास मेरे बायोडाटा की बात करी, जो भी मेरा बायोडाटा पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे शोज है। कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट मारो, सर्च करो, कुछ ना कुछ तो डिटेल निकलेगी। और प्रॉब्लम क्या है, लोग गूगल के पहले 10 ऑप्शंस में ही छोड़ देते हैं मेहनत। 10 के बाद नेक्स्ट जाके पेज नंबर 2 पे क्लिक करो तो बहुत सारा निकलता है। तो वो सब तो देखो, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। पका के खाना, तुमको थाली में खाना दिया, तुमको खिलाएगा भी कोई, क्या चाहते हो। तो ये अभी प्रॉब्लम है, ये भी लिटरली प्रॉब्लम है। जैसे चीजें आसान हो गई है, जैसे तुम बोलते रहो, हम पढ़ के तुम्हें बता। वो मेरा दोस्त है स्कूल का। ओके। ठीक है, तो जैसे जैसे चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, लोग उतने लेजी होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, जब आपको डीडी डिमांड ड्राफ्ट भरने के लिए जाना है, आपके दिमाग में प्लान है, कल सुबह मुझे 9 बजे बैंक के लाइन में खड़ा होना है। अभी तो वो भी नहीं है, फोन पे करो, स्क्रीनशॉट मारो। तो ठीक है, जब तुम्हारे लिए चीजें आसान करी है, तुम भी तो खुद को अपग्रेड करो यार। तुम फॉर्म नहीं पढ़ सकते हो सही से, और तुमको इंटरनेशनल सिलेक्शन चाहिए। तुम इनलाइंस की बात करते हो, लेकिन तुमसे दो लाइन का चीजें नहीं पढ़ी जा रही है। तो वो सब चीजें लोगों को खुद डेवलप करनी पड़ेगी। उसको कोई कुछ नहीं, वो आना पड़ेगा।
बस एज अ सीनियर लोग यही कर सकते हैं कि वो फॉर्म को जाके नोटिस बोर्ड पे लगाओ और छोड़ दो। तो क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, जूनियर सीनियर से सीखते हैं। मेरे सीनियर जो थे वो काम भेजते थे, वो कम भेजते थे लेकिन भेजते थे, तो उनसे हमने सीखा। हम लोग भी 3-3 बार फॉर्म भरते थे, गलत होता था बैचलर्स टाइम में, अरे नाम गलत लिख दिया, सरनेम की जगह पे नेम लिख दिया, नेम की जगह पे सरनेम लिख दिया। वो नर्वसनेस जो होती है ना, वो तो एग्जिस्ट करती है, पर वो कब सही होगी, जब आप करते रहोगे बार बार फॉर्म करते रहोगे, तब। तो वो करने के लिए तो मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकता, कोई भी नहीं, टीचर भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि हॉर्लिक्स नहीं है ना घोल के पिला दिया और सीख गए लोग। तो वो लोगों को, वो स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा। हाँ, किसी को, और जैसे मेरे साथ होता है, ये जो तुमने बोला ये मेरे साथ होता है। लोग मुझे फोन करते हैं, मैंने कोई पोस्ट शेयर कर दिया, लोग फोन करते हैं, सर इसकी डिटेल्स क्या है। अरे गधे, उसके नीचे लिखा है, उसको खोलो और पढ़ो। नहीं, अभी इतना भी नहीं कर सकते तो फिर फाइन आर्ट छोड़ दो, चले जाओ फाइन आर्ट से, प्लीज नाम खराब मत करो फाइन आर्टिस्ट का, चले जाओ एजुकेशन से, जाके कोई कुछ और पढ़ो और वहां खुश रहो। तो ये और अभी तो मुझे लगता है कि ये बहुत इजी भी हो चुका है, मतलब ऐसे हम लोग की तरह बहुत सारा इंटरव्यूज होता है, अगर कोई प्रॉपरली उसको फॉलो करता है तो उसमें से भी बहुत सारा डिटेल्स निकलता है। बहुत कुछ। अभी जैसे तुमने ही बोला मिनी मैक्सी प्रिंट बर्लिन, हाँ 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 ठीक है, तो एक लोगों को पता चल गया ना, मिनी मैक्सी, जिसके कान खुले होंगे उसको मिनी मैक्सी बर्लिन प्रिंट पता हो गया। हाँ अगर उसको मेहनत करनी होगी लाइफ में, तो वो जाएगा, उसको गूगल पे सर्च करेगा, फिर वो कुछ कर पाएगा। उसके लिए कोई तरीका, उसका कोई ऐसा, एक्चुअल में क्या है ना, फाइन आर्ट में कभी शॉर्टकट होता ही नहीं है। फाइन आर्ट क्या, किसी भी सब्जेक्ट में कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, बस बाकी सब्जेक्ट्स में एक बुक होती है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना होता है, ताकि आप हम उसको, लोग के पास बुक भी नहीं होता है। बुक ही नहीं है, मैंने बोला ना, हमारा वाइड ओपन है, हमारा, हमें आर्टिस्ट को हाँ। बीच स्टेडियम में छोड़ देते हैं, और स्टेडियम की बाउंड्री नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में स्टेडियम की एक बाउंड्री वॉल होती है एटलीस्ट। तो ये चीजें, ये सब चीजें लोगों को खुद, और जब से ऑनलाइन हुआ ये चीजें आसान हो गई है, तो लोग कर सकते हैं। हाँ। इंटरनेट फ्री है, 3-3 जीबी डेटा पर डे यूज कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो लोग, सब कुछ है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। गूगल से ज्यादा हेल्पफुल है अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक, हाँ सच बोलूं तो हाँ ज्यादा ही। और आप किसी आर्टिस्ट को मैसेज करोगे, सर आपका बायोडेटा चाहिए, तो वो कभी मना नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है ले लो। हाँ तो वो सब चीजें, थोड़ा स्टूडेंट्स को भी आगे आना पड़ेगा। हम लोग जाके सबको मोटिवेट करने का काम नहीं है ना हम लोगों का, अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। सबको मोटिवेट करते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, और हमें किसने मोटिवेट किया, खुद से लोगों का काम देखा, समझा चीजें। तो वही मैं बोला ना स्टार्टिंग में, वो माइंडसेट सेट करना होगा, आर्टिस्ट बनना है या नौकरी करनी है। वो जब क्लियर हो जाएगा तो लोग उसी ट्रैक पे काम करते हैं। और इंटरनेशनल वाली जो तुम बात कर रहे थे ना, लोग इंटरनेशनल रेसिडेंसीज करना चाहते हैं, ये चाहते हैं वो चाहते हैं, पहले इंडिया की चीजें तो खत्म कर लो। इंडिया के तुम्हारे नहीं, कंट्री के फॉर्म नहीं भर मुझे पाते जो तो। लगता है कि मतलब जो हम लोग, मतलब देखो, जो मास्टर्स के बाद मतलब एटलीस्ट 4 साल 5 साल में जो रहता है शोज हम लोगों का, इंडिया का जो रहता है, इंडिया में जो मतलब पॉपुलर गैलरीज रहता है, उसका एनुअल शोज ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, ओके अच्छी, हम लोग का मतलब टाइम एकदम खत्म है, बस दूसरा सेशन। क्विक। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो नेक्स्ट किसी दिन हम लोग दूसरा सेशन में आते हैं। आज के लिए इतना ही रहता है, क्योंकि इसके बाद और एक हम लोग का शोज है। तो अच्छा हाँ हाँ, पता है हाँ। अच्छी तरीके से, हाँ हाँ हाँ, तो तुम बहुत अच्छे रहो।